Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़ की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पाइथन के एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर स्टैक की पूरी डिटेल प्रोग्राम के साथ समझा दी है। आई होप आपने मेरे वो वीडियोस देख लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर होता है क्यू, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे। प्रोग्राम के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे उसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो। डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर क्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको स्टैक वाले जब वीडियो बनाया था उसमें भी समझाया हुआ है, फिर भी इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली और डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ पर्टिकुलर वे टू स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी ईजिली एंड इफेक्टिवली यूज्ड। डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है, एक मेथड है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को अपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जितना भी वर्क आप कंप्यूटर में कर रहे होते हैं, जो भी प्रोग्राम आप कंप्यूटर में बना रहे होते हैं, वो आपकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम में स्टोर होता है। तो वहाँ आप उसको कैसे स्टोर करेंगे अपने डेटा को, उसी का एक मेथड है डेटा स्ट्रक्चर। पाइथन प्रोवाइड्स टू स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक एंड क्यूज, टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन कंप्यूटर। पाइथन भी हमें इसी तरह के दो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्टैक और क्यू, जिनकी मदद से हम अपने डेटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। स्टैक के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप उन वीडियोस को देख लें। आज हम बात करेंगे क्यू के बारे में। तो जान लेते हैं कि क्यू क्या होता है, व्हाट इज अ क्यू। अ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन FIFO मैनर वेयर द इंसर्शन अकर फ्रॉम द रियर एंड एंड डिलीशन अकर फ्रॉम द फ्रंट एंड। ओके, क्यू एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पे काम करता है, और इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, एक रियर एंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड से डिलीशन होता है और रियर एंड से इंसर्शन होता है। सिंपल नॉर्मल क्यू जो आप रेगुलर देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि लाइन में लगे हुए जो आदमी होते हैं, जब कोई नया आदमी आता है तो वो सबसे लास्ट में लगता है, और जब आदमी वहाँ उस लाइन से हटता है तो सबसे पहला जो आया होता है वो सबसे पहले हटता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो इसी टेक्निक पे काम करता है आपका क्यू। द इंसर्शन ऑपरेशन इन अ क्यू टेक्निकली कॉल्ड एनक्यू ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन जो हम इसमें परफॉर्म करते हैं, इसको पाइथन लैंग्वेज के टर्म में एनक्यू ऑपरेशन बोला जाता है। और इसी तरह डिलीशन ऑपरेशन इन क्यू इज कॉल्ड डीक्यू ऑपरेशन, और इसमें डिलीशन जब हम करते हैं तो उस ऑपरेशन को टेक्निकली डीक्यू ऑपरेशन कहा जाता है। अदर टर्म्स इन क्यू, क्यू के कुछ और टर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। उसमें सबसे पहला है पीक। इंस्पेक्टिंग द वैल्यू ऑफ क्यूज फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट, समटाइम इट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। एक्चुअली पीक एक टर्म यूज होता है उस केस में, जिस केस में हम क्यू के जो फ्रंट एंड पे वैल्यू है उस वैल्यू को इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब चेक करते हैं, ठीक है। हमें रिमूव नहीं करना है उसको, बस जस्ट जानना है कि मेरे क्यू के जो मेरा क्यू है मेरे पास अवेलेबल, उस क्यू के फ्रंट एंड पे कौन सी वैल्यू मेरी स्टोर है, उसको मुझे इंस्पेक्शन करना है, जानना है। तो दैट्स वाई दिस टेक्निक इज नोन एज पीक। ओके, और इसी को कभी हम क्या कह देते हैं, इंस्पेक्शन भी कह देते हैं। ओके, एंड द सेकेंड टर्म है वो है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, दिस सिचुएशन अकर्स when the size of the queue is fixed and we are trying to insert an element in the queue but queue is already full। मतलब कि ये सिचुएशन कब आती है, जब आपके जो साइज है क्यू का वो फिक्स कर रखा है आपने, और आप उसमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन क्यू ऑलरेडी क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। दैट मीन्स जो मेमोरी आपने एलोकेट की थी क्यू के लिए वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है और आप अब नया एलिमेंट उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो उस केस में ये सिचुएशन अकर होगी, जिसको हम ओवरफ्लो कहते हैं। इसी तरह से एक और टर्म है अंडरफ्लो। refers a situation error when we want to delete an item from the queue but queue is empty। ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये कब आएगी आपके सामने, जब आप empty queue से किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं।
है ना। आप एलिमेंट को डिलीट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एलिमेंट आपके जो क्यू है आपके पास मौजूद वो खाली है। जब क्यू ही खाली है तो कौन सा एलिमेंट वो डिलीट करेगा। तो उस सिचुएशन में ये वाली कंडीशन आपके सामने आती है। दैट कंडीशन इज नोन एज अंडरफ्लो कंडीशन। ओके, तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे एक एनिमेशन के थ्रू हम इंसर्शन करते हैं और आपका डिलीशन करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, एक क्यू के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी, मतलब फिक्स कर दी कि इतने एलिमेंट्स उस क्यू में मेरे आ पाएंगे। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में उस क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो मैं अगर बात करूँ उसके फ्रंट एंड की, मैंने कहा एक फ्रंट एंड होता है और एक रियर एंड होता है। ठीक, तो फ्रंट एंड में भी कोई वैल्यू नहीं होगी और रियर एंड में भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब क्यू एम्प्टी है, तो फ्रंट को भी मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा नन और रियर को भी वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा नन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उसमें एक एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ 31। ओके, इंसर्ट 31 एलिमेंट करता हूँ। तो क्यू में मेरा एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया है इस तरीके से 31। जब 31 क्यू के अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो उस केस में आप देखेंगे कि एक ही एलिमेंट उसमें है। ठीक है, एक ही एलिमेंट जब उसमें है तो इसका मतलब फ्रंट की जो वैल्यू होगी वो भी 0 हो जाएगी और रियर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स 0 इंडेक्स पे वो एलिमेंट इसमें स्टोर हो जाएगा। 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट स्टोर होगा उस केस में फ्रंट भी वही कहलाएगा और रियर भी वही कहलाएगा। ठीक है, अब मैं एक और एलिमेंट इसमें इंसर्ट करता हूँ 35। ओके, अब मेरे क्यू में 2 एलिमेंट हो गए हैं। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि फ्रंट की पोजीशन तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि फ्रंट तो वही रहेगा, फ्रंट अपनी जगह पर रहेगा, तो फ्रंट 0 ही रहा। लेकिन जो रियर की पोजीशन थी वो क्या हो गई है, अब एक आगे बढ़ जाएगी, रियर 1 हो जाएगा। 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो रियर कहलाएगा। इसी तरीके से जब नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा तो रियर की पोजीशन फिर चेंज होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो क्यू है वो पूरी तरह फुल हो जाएगा, क्योंकि आपने फिक्स्ड क्यू ली है, फुल हो जाएगा। उसके बाद भी आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो कंडीशन अकर होगी जो अभी हमने बात की थी, ओवरफ्लो वाली कंडीशन। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से आपका इंसर्शन होता है किसी भी क्यू में। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट केस में क्या रहेगा, फ्रंट जो उसका एंड है वो भी नन रहेगा, रियर एंड भी नन रहेगा। जैसे ही आपका एक एलिमेंट इंसर्ट हुआ तो फ्रंट की वैल्यू 0 हो गई, रियर की वैल्यू 0 हो गई। और फिर सेकंड एलिमेंट जब इंसर्ट हुआ तो फ्रंट की वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। केवल किस में हो रही है प्रोसेसिंग, हमने कहा कहाँ से इंसर्शन हो रहा है, रियर से इंसर्शन हो रहा है। रियर से इंसर्शन हो रहा है तो जो लास्ट में एलिमेंट आया होगा अब वो रियर बन जाएगा। ठीक है, तो रियर की पोजीशन आपकी क्या होगी, चेंज होगी, रियर 1 हो गया जब उसमें 2 एलिमेंट आए। इसी तरह थर्ड एलिमेंट आएगा तो रियर की पोजीशन फिर चेंज हो जाएगी, रियर आगे बढ़ जाएगा, रियर 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट रियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कंडीशन आपके आगे बढ़ती रहेगी क्यू में। तो इसी को बोलते हैं एन क्यू ऑपरेशन। अब देख लेते हैं डिलीशन कैसे होता है। मैं मान ले रहा हूँ कि मेरी एक क्यू है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं ऑलरेडी। ठीक है, जब 2 एलिमेंट उसमें होंगे तो उसका मतलब फ्रंट की वैल्यू 0 होगी, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो फ्रंट कहलाएगा और 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो रियर कहलाएगा आपका। ठीक है, अब मैं इसमें से एक एलिमेंट को डिलीट करता हूँ तो हमेशा डिलीशन कहाँ से होगा, मैंने कहा है वो फ्रंट से होगा। तो दैट मीन्स सबसे पहले फ्रंट पे वैल्यू है 31 आपकी डिलीट होगी। ठीक है, एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो 31 डिलीट हो गया है। तो अब क्या कंडीशन बनी, अब आप ध्यान से देखिए कि जब 2 एलिमेंट थे और उनमें से एक एलिमेंट डिलीट हो गया है फ्रंट वाली पोजीशन से। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, फ्रंट की मेरी पोजीशन क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब जो एलिमेंट एक उसमें लेफ्ट बचा है वो हो जाएगा मेरा फ्रंट एलिमेंट अब। ठीक है, वो हो जाएगा फ्रंट एलिमेंट और वो ऑलरेडी पहले से क्या था, रियर भी था, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट थे। तो इस केस में देख रहे हैं आप कि फ्रंट की वैल्यू भी 1 हो गई है और रियर की वैल्यू तो 1 है ही ऑलरेडी। 1 इंडेक्स पर जो एलिमेंट था वो रियर एलिमेंट था। ठीक है, और फ्रंट की पोजीशन मैंने क्या कर दी है, चेंज कर दी है। ठीक है, 2 ही एलिमेंट इस क्यू में थे, ये भी ध्यान देना है आपने। अब मैं एक और एलिमेंट को डिलीट करता हूँ, इसके जो उसमें बचा हुआ एलिमेंट है 35, इसको डिलीट कर दिया, 35 भी आपका डिलीट हो गया है। तो अब आपके सामने क्या कंडीशन रहेगी, अब आपकी क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। क्यू एम्प्टी हो जाएगी क्योंकि दोनों एलिमेंट आपने क्या कर दिए, उसमें डिलीट कर दिए। जब क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो इसका मतलब फ्रंट भी के अंदर भी कोई इंडेक्स नहीं रहेगा और रियर के अंदर भी कोई इंडेक्स नहीं रहेगा। तो फ्रंट फिर से नन हो जाएगा और रियर फिर से क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप, जब क्यू आपकी एम्प्टी है, इसके बाद भी आप कोई एलिमेंट को इसमें से डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपके सामने वो कंडीशन आएगी अंडरफ्लो वाली कंडीशन। क्यों, क्योंकि क्यू आपका एम्प्टी है और एलिमेंट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो क्यू के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो आपके सामने एक सिचुएशन आ जाएगी अंडरफ्लो सिचुएशन।
तो इस तरीके से आपका परफॉर्म होता है DQ ऑपरेशन या डिलीशन इन क्यू। क्यू में हम कैसे डिलीट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रंट से क्या हो रहा है, आपका डिलीशन हो रहा है, और रियर पार्ट से क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। तो क्यू किससे मिलकर बनी होती है, दो एंड से मिलकर बनी होती है, फ्रंट एंड और रियर एंड। आई होप आपको क्यू के बारे में अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक छोटे से कोड के थ्रू ये समझते हैं कि कैसे आपके किसी क्यू में इंसर्शन होता है। उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है NQ नाम का, ठीक है, जो इंसर्ट कर रहा है एक एलिमेंट को। इसका कंप्लीट प्रोग्राम हम अपने अगले वीडियो में बनाकर आपको दिखाएंगे। तो इसमें समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में आपने एक क्यू एक लिस्ट के फॉर्म में ले ली, ब्लैंक लिस्ट। ओके, क्यू एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर ब्लैंक लिस्ट आपने स्टोर कर दी। जब एलिमेंट कुछ भी एलिमेंट उसमें नहीं होंगे क्यू में, तो इसका मतलब उसका जो फ्रंट एंड होगा, रियर एंड होगा, वो क्या होगा, नन होगा। ये भी हमने एनिमेशन में देखा था। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है ch=y। ये इसलिए लिया है वाइल लूप को इटरेट कराने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में वाइल की जो कंडीशन होगी वो ट्रू मिलेगी, क्योंकि ch की वैल्यू क्या है, y है। अब मैं यहाँ पर यूज़र से पूछ लूँगा एक एलिमेंट जिसको वो इंसर्ट करना चाह रहा है उस आपकी क्यू में। वो एलिमेंट इंसर्ट करेगा और आइटम में वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन कॉल हो जाएगा NQ फंक्शन, जो मदद करेगा मुझे इंसर्ट करने में इस आइटम को, जो भी मैंने इनपुट किया है। तो इसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, एक क्यू पास करूँगा जो ब्लैंक क्यू है अभी फर्स्ट केस में मेरी, और आइटम भी पास करूँगा जो आइटम मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो कंट्रोलर सीधे उसकी डेफिनेशन पर जाएगा और वहाँ जो आइटम है उसको उस क्यू में, जो एम्प्टी क्यू थी, उसमें अपेंड कर देगा। ठीक है, और अपेंड करते ही क्या होगा, आपका कंडीशन यहाँ पर ये चेक होगी कि इफ़ लेंथ ऑफ क्यू, लेंथ उसकी लेंथ निकालेगा और वो इक्वल टू 1 है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट केस में क्या होगी, 1 ही होगी। जब एक एलिमेंट उसमें इंसर्ट होगा तो उसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी। तो उस केस में वो क्या कर देगा, फ्रंट और रियर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। मतलब कि फ्रंट जो 0 इंडेक्स है वो भी उसको भी फ्रंट उसको रेफरेंस करेगा और रियर भी 0 इंडेक्स को ही रेफरेंस करेगा फर्स्ट केस में, जब पहला एलिमेंट आपने उसके अंदर इंसर्ट किया है। ठीक है, इसी तरीके से जब कंट्रोलर वापस आएगा और आपसे यहाँ वांट टू इंटर मोर ऑप्शन पूछेगा और आप दोबारा से वाई प्रेस करते हैं, तो वाइल लूप दोबारा से इटरेट होगा और नया एलिमेंट आप इनपुट करेंगे और फंक्शन दोबारा से कॉल हो जाएगा। और दोबारा से जब फंक्शन कॉल होगा तो वो जो नया आइटम है वो भी आपके उस क्यू में अपेंड हो जाएगा, और इस केस में आपके दो एलिमेंट हो जाएंगे उस क्यू में। और ये इफ़ कंडीशन अब काम नहीं करेगी, ओके, क्योंकि लेंथ उसकी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, लेंथ उसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, और तो इसका मतलब एल्स केस में जाएगा। जो ये एल्स केस है इफ़ का, आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, ये इफ़ का एल्स केस है। इस एल्स केस में जाएगा और रियर की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि फ्रंट की पोजीशन तो वही रहेगी। ये हमने अभी एनिमेशन में देखा था कि फ्रंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, रियर की पोजीशन आगे बढ़ जाएगा। रियर इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ Q-1। दैट मीन्स इस केस में अगर दो एलिमेंट हैं उसके अंदर तो रियर हो जाएगा 1। अब रियर 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को रेफरेंस करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एलिमेंट इंसर्ट करते रहेंगे तो रियर की पोजीशन क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी आगे को। ओके, तो ये है एक सिंपल तरीका जिसकी मदद से आप किसी भी क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं कि DQ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है किसी भी क्यू में। ओके, DQ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर पास कर रखा है क्यू, जिस क्यू में मुझे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्यू के अंदर एलिमेंट हैं या नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है, क्यू इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट है, दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, और आप एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में आपके सामने एक कंडीशन आकर होगी जिसको अभी हमने डिस्कस किया था, अंडरफ्लो। ठीक है, एम्प्टी क्यू में से आप एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये सिचुएशन कहलाती है आपकी अंडरफ्लो। उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, जब भी ये कंडीशन आएगी तो आपकी स्क्रीन पर अंडरफ्लो लिखा हुआ आ जाएगा। अदरवाइज एल्स केस में आपका कंट्रोलर जाएगा और क्या करेगा कि जो आपका फ्रंट पे एलिमेंट है उसको पॉप कर देगा। आप यहाँ पर इस क्यू को देखिए, इसमें दो एलिमेंट हैं, हमारी जो क्यू है जिसमें से मुझे डिलीट करना है। तो जब दो एलिमेंट होंगे तो फ्रंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो फ्रंट होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रियर होगा। ऑब्वियसली इसका मतलब फ्रंट जो है 0 इंडेक्स को रेफरेंस कर रहा है और रियर 1 इंडेक्स को रेफरेंस कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो पॉप कर देगा फ्रंट वाले एलिमेंट को, दैट मीन्स 31 को पॉप कर देगा और उसको स्टोर कर देगा, आइटम के अंदर रिटर्न कर देगा। ओके, पॉप फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, लिस्ट में कैसे वर्क होता है इसका। ठीक है, ये एलिमेंट को डिलीट करता है, साथ में आपका उसको रिटर्न भी करता है डिलीटेड एलिमेंट को। तो आइटम के अंदर वो स्टोर हो जाएगा
उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इफ लेंथ ऑफ द क्यू इज इक्वल टू 0, अगर उस क्यू की लेंथ क्या है, 0 है, तो उस केस में वो क्या कर दे, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नन कर दे। ऑब्वियसली कि अगर उसकी जब माना सपोज ये कब होगा, ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन आएगी जब उसमें आपकी जो क्यू है उसमें केवल एक ही एलिमेंट था और उस एलिमेंट को भी आपने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। हालांकि इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट थे आपके, तो ये इफ़ काम यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, जब एक एलिमेंट रहेगा और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उस केस में वो फ्रंट को और रियर को फिर से क्या कर देगा, नन कर देगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, फिर इस केस में हमारा 31 रिमूव हो चुका है। ठीक, 31 का उस टाइम पे फ्रंट किसको रेफरेंस कर रहा था, 0 को रेफरेंस कर रहा था। अब इसमें बचा है एलिमेंट 35, तो इसका मतलब अब फ्रंट की कंडीशन जो रेफरेंसिंग है वो चेंज हो जाएगी। अब फ्रंट करेगा 1 को रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि फ्रंट भी वही रहेगा और रियर भी वही रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लिख दी, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट अब नेक्स्ट एलिमेंट को रेफरेंस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस के लिए जब दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा तो उस टाइम पे फ्रंट की वैल्यू 1 रहेगी अब। और फाइनली फिर मैं उस आइटम को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। दैट मीन्स 31 आपका मेन प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, जहाँ आपने ये फंक्शन कॉल किया है। अगर माना आप दोबारा से फिर से इस फंक्शन को कॉल करते हैं और डिलीट करना चाहते हैं 35 को भी, तो 35 को डिलीट करने के लिए फिर से ये कंडीशन चेक होगी, तो अंडरफ्लो की कंडीशन तो है नहीं, एल्स में आएगा। और इस फ्रंट पे जो वैल्यू है अभी 35 है, फ्रंट 1 इंडेक्स पे 35 स्टोर है, तो इसका मतलब फ्रंट जो रेफरेंस कर रहा है वो 1 को रेफरेंस कर रहा है, तो 35 आपका क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा और वो आइटम के अंदर आपका रिटर्न हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आप चेक करेंगे यहाँ पर कि इफ़ लेंथ ऑफ क्यू इक्वल टू 0, यस ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जब आपने 35 को भी इसमें से पॉप कर दिया है तो इसका मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी। तो उस केस में वो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नन कर देगा। इस तरीके से आपका क्यू एम्प्टी हो चुका है और फ्रंट की वैल्यू भी नन हो गई है और रियर की वैल्यू भी नन हो गई है। और फाइनली फिर उस आइटम को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, एंड देन अगेन अगर माना आप फिर से इसको क्या करते हैं, डिलीट करने के लिए कॉल करते हैं इस फंक्शन को, इसके बाद जैसे जब ये कंडीशन आपके पास आ जाती है उसके बाद आप इसको डिलीट करने के लिए कॉल करते हैं, तो क्या होगा, आपके सामने एक सिचुएशन आकर होगी जिसको हमने बात की थी अभी, अंडरफ्लो वाली सिचुएशन। क्यों, क्योंकि अभी आपका फ्रंट भी नन है और रियर भी नन है, दैट मीन्स क्यू क्या है, एम्प्टी है, और आप एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो किस एलिमेंट को डिलीट करेगा, तो वहाँ पर आकर होती है आपकी अंडरफ्लो वाली कंडीशन। इस तरीके से काम करता है आपका डी क्यू ऑपरेशन। ओके, और जब भी हम आपके क्यू की बात करेंगे तो क्यू में जो फ्रंट पोजीशन होगी वो हमेशा 0 होगी। ठीक है, और जो रियर पोजीशन होगी वो होगी लेंथ ऑफ क्यू माइनस 1। ठीक, आप जब भी किसी क्यू को देखेंगे तो सपोज उसमें 3 एलिमेंट है, तो फ्रंट हमेशा 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वही फ्रंट कहलाएगा, और रियर होगा लेंथ मीन 3 - 2, दैट मीन्स 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो रियर कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है आपका ये आपका क्यू का ऑपरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम डिलीट करते हैं और कैसे इंसर्ट करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में क्यू डेटा स्ट्रक्चर के कंप्लीट प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।